कोसी मैया की वजह से हो रहा है ये परेशानी या फिर मैन मेड प्रॉब्लम है? फ्लड्स आर नेचुरल फेनोमेना। बाढ़ है प्रकृति का एक रूप है। कोसी को कर्स समझ लेते हैं। बाढ़ वरदान है। जो हिमालय से सिल्ट आती है वह अपने आप में किसी सोना से किसान के लिए कम नहीं है। सारे लोग वहां बैठ करके यही कहते होंगे कि भाई ये बांध टूटे। अरे हमें तो लगता है कि कुछ लोग यज्ञ वगैरह भी करवाते होंगे। तो हम लोग को एक तरह से देखना चाहिए कि क्या पब्लिक को फायदा हो रहा है कि नहीं। बांध तो हमने बना दिया, उस मिट्टी को हम लोग बांध बना दिए तो सिंपली वो पानी के साथ मिल करके निकल भी जाएगा, टूटेगा भी, बहेगा भी। एकदम सही, एकदम सही। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मॉनसून का समय है, बाढ़ और बारिश, इससे कई जगहों पे बिहार में ऐसा माहौल बनता है जैसा लगता है कि बिल्कुल प्रलय आ गया हो। कोसी नदी जो अपने बाढ़ के लिए जानी जाती है, सौरव विहार जिसे कहा जाता है, वहां लाखों लोग घर के अंदर ही कैद हो जाते हैं। लेकिन सरकार क्या करती है? कई सारे लोग, कई सारे एक्सपर्ट से आपने सुना होगा कि जो बिहार में बाढ़ और खास करके कोसी नदी के द्वारा ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज ही नहीं हो सकता। बाढ़ से हम लड़ ही नहीं सकते। अब सवाल यह है कि लाइलाज हमने बनाया, नदी ने बनाई, या फिर कुछ और खेल चल रहा है जमीन के ऊपर जिसके ऊपर हमने नजर नहीं डाला और हमने अपने ही करतूतों की वजह से इस मुसीबत को महा मुसीबत बना डाला। कई सारी चीजें हैं, बाढ़ और बाढ़ के लिए किए गए इंतजाम, उसमें खामियां, और आगे क्या किया जाए ताकि बिहार में इस जो बाढ़ का जो दंश है उससे हम लड़ सके। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर, भारतीय जनता पार्टी के लीडर और कोसी के किनारे बसा गौरव बराम एक विधानसभा है, वहां के विधायक हैं सुजीत कुमार सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी। मैंने सोचा कि मैं तो आपके इलाके में कई बार मैं गया हूं और बाढ़ से लेकर के वहां सारे लोग त्रस्त रहते हैं। जरा मुझे बताइए कि ये कोसी मैया की वजह से हो रहा है ये परेशानी या फिर मैन मेड प्रॉब्लम है? थोड़ा जवाब आपने खुद दे चुका है। फ्लड्स आर नेचुरल फेनोमेना। बाढ़ है प्रकृति का एक रूप है। लोग बाढ़ को अभिशाप समझ लेते हैं, कोसी को कर्स समझ लेते हैं। हाँ। नहीं, बाढ़ वरदान है। किसानों के लिए तो कम से कम वरदान है। आज जिस तरह की हम बात करते हैं कि जैविक खेती होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे पास खेतों में नई मिट्टी नहीं आती है। जो हिमालय से सिल्ट आती है वो सीधे बह करके एक तो जमा हो जाती है और नहीं तो बह करके डेल्टा में जा करके मिल जाती है। वह अपने आप में किसी सोना से किसान के लिए कम नहीं है। पहले जब नदी के ऊपर बांध नहीं हुआ करती थी, कोसी, हमारे यहाँ पे तो कोसी और कमला नदी दो का हम लोग ज़्यादा प्रकोप झेलते हैं, तो कोसी और कमला नदी का जो बाढ़ के साथ में एलुवियल सॉइल, एक नंबर की खेती लायक मिट्टी आती थी। अब नहीं आती है वो। अब वो मिट्टी आती थी, अब नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि अब नदी के ऊपर बांध बन गया है, तो जो भी सिल्ट है वहीं पर जमा हो जाता है। और सिल्ट हमारे लिए सोना के बराबर है। एक बहुत बढ़िया रिसर्च है, डॉक्टर राजीव सिन्हा है, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं। उन्होंने सिल्ट मैनेजमेंट के ऊपर, सिल्ट के ऊपर काफ़ी बढ़िया से बिहार सरकार के लिए रिसर्च करके ये किया था 2012-13 के आसपास। लेकिन वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में विभाग के अधिकारियों ने डाल दिया। मेरे पास उस रिपोर्ट की एक कॉपी भी है। तो सिल्ट मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोसी नदी को अगर आप देखिएगा तो 100-150 साल पहले जहाँ से अभी बह रही है उससे और पूरब में पूर्णिया के आसपास कभी बहा करती थी। आज भी आप अगर गूगल नक्शा देखिएगा तो उत्तर से दक्षिण की ओर कई सारी
आपको उसकी धाराएं आपको दिखेगी, जैसे जैसे कोसी अपना वेस्ट साइड मूव करते चली गई, पश्चिम दिशा में मूव करते जा रही है। अभी आज से 8-10 साल पहले पश्चिम तटबंध के आसपास कोसी का एक छोटा सा एक धारा हुआ करता था। आज के डेट में वो मेन धारा बन चुका है। 2024 में बांध टूटा था। उस समय सारे विभाग के लोग सब थे, हमने सबको यही बोला था कि आप पूर्वी तटबंध की चिंता ना करें, जब भी टूटेगा आपको पश्चिमी तटबंध ही टूटेगा, क्योंकि कोसी पूरब से पश्चिम की ओर हमेशा शिफ्ट बढ़ करती रही है। जमीन ही झुका हुआ है, यहाँ का जो जियोलॉजिकल स्टेटस है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, तो पानी नीचे से ऊपर नहीं जाएगी, हमेशा ऊपर से नीचे ही आएगी। जाएगी। तो ग्रेडियंट जो पानी का होता है वो उसको वो फॉलो करती है। तो कोसी में क्या हुआ, हमने तो बांध बना दिया नदी से, और हिमालयाज में मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुआ, पेड़ों की खूब कटाई हुई, बारिश होती है और अब फ्लैश फ्लड भी आता है, क्लाउड बस्ट भी होता है, तो पानी अपने साथ ढेर सारा सिल्ट जमा करके लाती है मिला करके, और उसके बाद सिल्ट क्या करती है वहीं पर रिवर बेड में ही छोड़ देती है। तो रिवर बेड जो है वो ऊंचा हो चुका है, और जो प्लेन एरिया था वो नीचा हो गया है। बांध तो हमने बना दिया, लेकिन बांध बनाया किस चीज़ का, वही कोसी नदी के किनारे का जो बलुआही मिट्टी थी, जिस बालू का कोई काम नहीं है, उस मिट्टी को हम लोग बांध बना दिए। तो सिंपली वो पानी के साथ मिलकर के निकल भी जाएगा, टूटेगा भी, बहेगा भी। एकदम सही। और बांध में हमने की जो बनाया तो क्या होता है कि पीपल का पेड़ कहीं पे है बांध के किनारे, कहीं पे बरगद का पेड़ है, और गोपालगंज में 4-5 साल पहले यही पीपल का एक पेड़ था जिसका रूट एक तरफ से दूसरे तरफ बांध के चला गया था और पानी को वहीं से निकलने का रास्ता मिल गया था, बांध हमारा टूट गया। तो वृक्षारोपण का काम कभी हुआ नहीं। अब वृक्षारोपण कैसा करना चाहिए, जो जैसे बैम्बू जो ऊपर सीधे जाती है उसका रूट भी नीचे जाता है, और जो प्लांट ऊपर जा करके चौड़ा हो जाता है उसका रूट भी उसी तरह से नीचे भी फैलता है। तो फैलने वाला रूट हमको नहीं चाहिए, हमको सीधे अंदर जाने वाला रूट चाहिए। तो बैम्बू और उस बैम्बू फैमिली का हमको प्लांटेशन करना है, वो अगर हम कर लेते तो ठीक रहेगा। वो तो कभी हमने किया ही नहीं, क्योंकि उससे बांध का टूटना और कटाव बंद हो जाएगा। बांध कांग्रेस के सरकार ने बनाई थी, और हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस के सरकार का मतलब था लुटेरों की सरकार। उस समय 70 से 80% तक मिट्टी के काम में कमीशन खोरी होती थी। लोग कमीशन के लिए अपना बांध बनवा दिए। कभी किसी ने आकर के हम लोग से नहीं पूछा, या फ्लड प्लेन बेल्ट में रहने वाले लोगों से नहीं पूछा कि क्या आपको बांध की ज़रूरत है। किसी ने हमसे तो नहीं पूछा। और उस समय भी 50s में जब बांध बन रहा था, उस समय भी कुछ जागरूक लोग थे दरभंगा और सहरसा जिला के, जिन्होंने बांध का भरपूर विरोध किया था। लेकिन ठेकेदार, उस समय के नौकरशाह और उस समय के कांग्रेसी जो लोग थे, उनके दबाव में बांध बन ही गया मिट्टी का। होना ये चाहिए था, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑक्यूपेंसी एडजस्टमेंट। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये जो बाढ़ से लड़ने के लिए जो बांध बनाया जा रहा है, जो बांध बनाया गया खास करके कोसी में, आपके इलाके में, वो बांध बनाना बेसिकली वही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यस, आज जो हमारी समस्या है उसका सबसे बड़ा जड़ बांध है। देखिए, पानी का बहाव जब वर्षा होता है तो पहले खेतों में कुछ पानी अंदर ग्राउंड वाटर में सीप करता है, एक्सेस वाटर तालाब में हो जाता है, फिर छोटी छोटी धाराएं हैं जिसको हम लोग फोड़ी कहते हैं, छोटी छोटी नदी है, वो आ करके बड़ी नदी में स्ट्रीम में जाकर के मिल रही। तो पानी ऊपर से आ करके नदी में मिल गया और नदी से फिर समुद्र में चली जाती है। यह पानी का नेचुरल फ्लो हुआ। हमने बांध बना करके पानी रोक दिया। मान लीजिए कि नदी का पानी अब बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि बाहर का पानी कहाँ जाएगा। एक तरफ से हमने बांध बना दिया, दूसरे तरफ से हमने हाईवे बना दिया। अब पूरा का पूरा एरिया में चौक हो गया, पूरा जल जमाव हो गया है, और उससे निजात दिलाने का सरकार के पास अभी योजनाएं शुरू हुई हैं।
22-23 के बाद योजना बनना शुरू हुआ कि अब इसको कैसे निकाला जाए। एक और चीज़ क्या हुआ इसमें बांध के चक्कर में कि लोग अपना लाइफ साइकिल जो हमारा कृषि का था वो ख़त्म हो गया। जब बांध नहीं था तब हमारे एरिया में 3-3 फसल हुआ करता था, गन्ना तक वहाँ होता था। अब बांध बन गया, अब एक भी फसल नहीं होता है। उसका कारण क्या है, कैसे? क्योंकि जल जमाव है। हमारा कृषि योग जो मिट्टी है, कृषि योग जो मिट्टी है वो तो पानी के 5 फीट नीचे है। जल जमाव हो गया है। वर्षा का जो पानी आया वो कहाँ जाएगा, उसको जाने का कोई रास्ता है नहीं। बांध से आपने इधर रुक दिया तो उधर का भी पानी रुक गया, इधर का भी पानी रुक गया, तो अब कोई रास्ता ही नहीं है जाने का। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। वो तो बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया। अब किसान अगर दारू नहीं बेचेंगे, अगर क्राइम नहीं करेंगे या पलायन नहीं करेंगे तो उनके पास तो कोई इलीगल काम नहीं करेंगे तो उपाय नहीं है। आपके पास और कोई इंडस्ट्री नहीं है, जॉब नहीं है। समस्या हो गई है लोगों के लिए। नदी का मिट्टी हमारे लिए तो सोना है, खेत के लिए वो सोना है। हम लोग पहले दरभंगा जिला में, आप तो कई बार गए हुए हैं, दरभंगा जिला में आप देखे होंगे कि तालाब बहुत सारा है। बहुत सारा है तालाब। हम लोग मछली खाने के लिए या केवल मखाना के लिए तालाब नहीं बनाते थे। तालाब खोदते थे, उससे मिट्टी निकालते थे और उसके चारों ओर हम लोग महार बना लेते थे और उस पर हम लोग ऊंचा करके हम लोग बस जाते थे। फ्लड प्लेन लेवल से ऊंचा करके हम लोग बस गए तो हम बाढ़ से बच जाते थे। हर घर में जिसके पास थोड़ा सामर्थ्य था उसके पास एक नाव हुआ करता था। जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो लोग घर के पीछे 3-4 केले का पेड़ लगा देते थे। इमरजेंसी में आने पे केले का स्टेम को काटा और उसको हम लोग वो नाव बन गया, वो राफ्ट बना करके हम लोग वहाँ से हम लोग अपना बचाव कर सकते थे। बच्चा लोग पैंट में बटन लगाने से पहले तैरना सीख लेता था। स्कूल में क ख ग घ सीखने से पहले हमारे यहाँ लड़का लड़की हर आदमी नाव चलाना सीख लेता है। तो हम तो ये थे, हम तो फ्लड प्रोन में रहने वाले लोगों के लिए हमारे तो समस्या ही नहीं थी। हम तो उस आराम से थे और बढ़िया सा बिना खाद पानी का फसल होता था। आज जो जैविक फसल की ओर सरकार बोल रही है जाने के लिए, साल में 3-3 फसल होता था और 3-3 फसल होता था तो किसान को देखिए एक फसल नुकसान भी हो जाता था तब भी वो बढ़िया होता था, मुनाफा होता था। अब तो हमारे पास पलायन के अलावा कुछ नहीं बचा। कोसी के तटबंध के बीच में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। बहुत सारे गांव हैं, सरकार का रोड है, पुल है, बिजली इंस्टॉलेशंस हैं, स्कूल हैं, सब कुछ है वहाँ पर। क्या उसको हटाया जा सकता है रातों रात? वो तो कभी नहीं जाएगा। और अभी सुनने को आ रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि बांध को ऊंचा किया जाए। वो लोग कहाँ जाएंगे? किसी ने उसके बारे में सोचा है? जल मग्न होने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाएगा। कोसी नदी का हमारे तरफ ही 9 उपधाराएं हैं और लगभग 13 किलोमीटर चौड़ा बांध है। इतने एरिया में और लोग रहते हैं, बढ़िया सा फसल होता है। और हमारे एरिया के एक तरह से वो ग्रेनरी है। मकई का इतना बढ़िया उत्पादन होता है वहाँ, मकई का इतना बढ़िया फसल होता है जिसकी कोई बात नहीं कर सकते हैं। सब कुछ चौपट हो जाएगा अगर बांध ऊंचा किया गया। तो ये बांध के पीछे क्यों सरकारी अधिकारी पड़े हुए रहते हैं? बांध टूट भी जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हमारे तरफ क्या था, हम लोग सुना करते थे कि जब जंगल में आग लगती है तो जो पेड़ थे, जो उगे पेड़ थे वो जले ही, जो उगे नहीं, जो कभी लगे ही नहीं थी वह भी जल गए। तो एक तरह से ये लीपा पोती और सफाई का भी काम करता है। बांध से फायदा बहुत लोगों को है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, बाढ़ हुआ, बांध टूटा तो भैया रिलीफ का काम होगा, जिसका न कोई बिलिंग होता है और जिसका नहीं कोई ऑडिट होता है। याद होगा कि एक IAS ऑफिसर थे गौतम गोस्वामी, बिहार कैडर के ही। इसी चक्कर में गए। कोई ऑडिट नहीं होता था उस फंड का। किसी को आपदा में भाई हमने 100 किलो चावल भेजा कि 1000 किलो चावल भेजा, उसका कोई ऑडिट नहीं है। कागज पे ही, कोई कागज पे ही, सेल्फ वाउचर पे सब कुछ होता है। तो एक वो हो गया। दूसरा कि विभाग जो है, जो काम हुआ है वह भी बह जाता है और जो काम केवल कागज पे ही हुआ था उसको भी दिखा दिया जाता है, वह भी बह गया। तो सबके लिए फायदा की बात है। तो बांध का एक बार निर्माण हो गया, उसके बाद बांध को बार बार उसके ऊपर मिट्टीकरण के नाम पर, अगर सरकार
या अगर विभाग चाहती है कि बांध को सुदृढ़ किया जाए तो उसके लिए 2-3 काम करना चाहिए। आप तो एक कहानी बता रहे हो, जो मुझे याद आ रहा है, वो एक किताब आई थी, हम लोगों ने जेएनयू में पढ़ाई की, एवरीबॉडी लव्स ए गुड डॉट पी साईनाथ। हाँ, तो पी साईनाथ जो है किताब उन्होंने लिखा था। आपकी कहानी वही है कि ये तो लग रहा है कि सारे लोग वहां बैठ करके यही कहते होंगे कि भाई ये बांध टूटे। अरे हमें तो लगता है कि कुछ लोग यज्ञ वगैरह भी करवाते होंगे कि इस साल बांध टूटे ताकि उनका 1 मंजिला घर 4 मंजिला घर हो जाए। जो स्कूटर पर चलते हैं, जो मोटरसाइकिल पर चलते हैं, बाढ़ के बाद वो कार खरीद ले। किस तरह का मतलब बिल्कुल सड़ा गला भ्रष्ट सिस्टम में जो है वो चल रहा है। इट इज नॉट ओनली इन बिहार, हर जगह ये कहानी जो है वो चल रही है। ये समस्या है। और कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, इसको हम लोग को एक तरह से देखना चाहिए कि क्या पब्लिक को फायदा हो रहा है कि नहीं। हम किसके लिए बांध बनाएंगे, किन लोग के लिए बांध बनाएंगे, किनको फायदा होगा? वही भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी के लिए या पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए। जो पब्लिक ने तो डिमांड नहीं किया है, पब्लिक ने कभी मांगा नहीं। हम तो बहुत खुश थे बांध से। हमें आकर के किसी ने समझाया होगा उस समय कि नहीं हम तुम्हारा बाढ़ आना रोक देंगे, हम ऐसा व्यवस्था करेंगे। जो पुरानी नदियां थी, जो कोसी नदी और कमला नदी में मिला करती थी, सबका सब नदी का मुंह बंद हो गया। अब तो जल जमाव की स्थिति है। और होना यह चाहिए था, जहां जहां पर वो छोटी छोटी फोड़ी और नदी आकर के कोसी में मिलती थी, वहां पर एक छोटा छोटा एक डैम बनाना चाहिए था। ज़्यादा लंबा नहीं, 100 मीटर 200 मीटर। आप सोल्यूशन बता रहे हैं कि अगर ये सारी चीजें हैं, और हर साल ये होता है, हर साल सारे लोग जो है उस हाईवे बनते हैं, हाईवे के ऊपर जो है बिहार के लोग जो आकर के रहते हैं, क्योंकि वहां पे घर में पानी जो है वो जमा हो गया। अब इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए, क्या करना चाहिए अभी सरकार को, क्या इसका जो अल्टरनेट मॉडल हो सकता है? देखिए, अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछिएगा और एक ईमानदार इंजीनियर से पूछिएगा कि बाढ़ के नियंत्रण के लिए क्या किया जाए, तो उसका ऑनेस्ट आंसर होगा कि बांध को तोड़ दिया जाए। लेट देयर बी नो एम्बैंकमेंट्स, सबसे बढ़िया वही सॉल्यूशन है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है अभी के सिचुएशन में। जिस तरह से अगर कोई कहे कि रिजर्वेशन ख़त्म कर दीजिए, तो रिजर्वेशन ख़त्म नहीं हो सकता है। उसी तरह बांध तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, हम दूसरा काम कर सकते हैं कि हर 4-5 किलोमीटर पे या हर वो जगह जहाँ से पुरानी धाराएं आकर के नदी में मिलती थी, वहाँ पर आप छोटे छोटे डैम, 15 मीटर का, 20 मीटर का छोटे छोटे डैम बना दीजिए, सो दैट पानी बाहर से नदी में आ सके। और नदी में अगर कभी ओवरफ्लो की स्थिति हो तो अचानक बांध नहीं टूटे। प्रॉब्लम होता है तब जब बांध अचानक टूटता है। लेकिन अगर कंट्रोल्ड वे में पानी को छोड़ा जाएगा तो हम लोग एडजस्ट करने को तैयार है, तब हमारे लिए वो समस्या नहीं है। तो कंट्रोल्ड वे में पानी छोड़ने के लिए हर 4-5 किलोमीटर पर एक छोटा सा आप डैम बना दीजिए, 20-25 मीटर का, और उसको धीरे धीरे आप पानी कीजिए, लोग एडजस्ट आराम से कर लेंगे, तब वो हमारे लिए दिक्कत नहीं है। और हमको सिल्ट भी बहुत बढ़िया मिल जाएगा। अभी जो है कई, हमको लगता है कि 15 या 20 किलोमीटर के ऊपर एक जो सुलिस गेट बना हुआ है, लेकिन वो काम ही नहीं करता है, बालू से वो जमा हुआ पड़ा है। अब वो भी समस्या है। तो इसको कंस्ट्रक्शन फेज में ही देखना था, और अगर नहीं देखा गया तो अभी कम से कम सरकार इस तरह का काम कर ले। एक और समस्या है, बांध के ऊपर अगर आप ब्लैक टॉप नहीं कीजिएगा, यानी सड़क प्रॉपर सड़क नहीं बनाई हो, तो बांध और भी ज़्यादा टूटेगा। पानी ऊपर से गिरता है, बारिश का पानी, और सीधे मिट्टी को बहा करके ले जाता है। बलवाही मिट्टी हो तो लेकिन जो ब्लैक टॉप जैसे ही हम कर देंगे तो वो हमारा मिट्टी बचा रहेगा, हमारा बांध बचा रहेगा। वो एक और समस्या है। बांध से नीचे जाने के लिए, खेतों में जाने के लिए अप्रोच नहीं बना हुआ है। बांध के बीच में तो बहुत सारे गांव हैं, अप्रोच नहीं है। उसके चलते क्या हो रहा है, लोग जहां उनको सुविधा मिलता वहीं से नीचे ट्रैक्टर उतार देते हैं, एक ढलान बन जाता है, और वहीं से हमारा बांध पतला होना शुरू हो जाता है। अगला कटाव वहीं होगा। अभी 2024 में जो कोसी नदी का तटबंध टूटा था, उसका 2 मेन कारण था। सारे विभाग सब लोग अलग अलग बात करते हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि भुभौल गांव में ही बांध क्यों टूटा। उसका 2 कारण है। एक, वहां पर
पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था, उसका रूट इस तरफ से उस तरफ चला गया था, नंबर 1। नंबर 2, वहीं पर एक ठेकेदार था, उस ठेकेदार ने क्या किया कि बांध को के किनारे ही मिट्टी काटना शुरू कर दिया था, कोसी नदी के बांध को भरने के लिए, उसको ऊपर में दिखाना था। एंड दैट वाज द मेन रीजन। उस समय की जो विधायिका थी स्वर्णा सिंह जी, उन्होंने इसके ऊपर विभाग में कंप्लेन भी किया था, लेकिन लगता है उसके ऊपर कोई एक्शन वगैरह नहीं किया गया था। तो सारे अधिकारी अधिकारियों ने भेजा होगा कि भाई बांध के ऊपर, बांध का ही मिट्टी, नीचे में बांध का मिट्टी काट कर आप ऊपर बांध के पे चढ़ा रहे हैं, इसीलिए वहां पर बांध टूटा था। ये न्यूज़पेपर में भी आया था कि जो बांध के मिट्टी को काटा जा रहा था। लेकिन सारे अधिकारी तो मिले हुए हैं, क्या मिले हुए सब थे, खाना पीना सबका जब तक चलेगा नहीं कैसे काम चलेगा। अच्छा, एक और चीज बताना चाहते हैं कि जहां तक मेरी स्मृति है, लगभग 7-8 साल के थे, अब तो 55 साल उम्र हो गई है, जब 7-8 साल के थे उस समय से बाढ़ को हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारे मंत्रीगण आए, केवल एक मंत्री थे जिन्होंने बाढ़ को समझा और लोगों की समस्याओं को समझा और उसके ऊपर फिर काम किया। जदयू के अभी वो राज्यसभा के सांसद हैं संजय झा जी। संजय झा जी के अलावा हमने देखा कि कोई और लीडर बाढ़ के समस्या को नहीं समझ पाए और उसका क्या निदान हो सकता है नहीं समझ पाए। वो सही दिशा में जा रहे थे, ब्लैक टॉपिंग करवाना शुरू किए, बांध को सुदृढ़ करना शुरू किए, लेकिन तब तक फिर वो राज्यसभा में आ गए और उसके बाद इनका वो बिहार में रहे नहीं तो वो विभाग भी नहीं रहा। हमको लगता है कि अभी के जो मंत्री हैं वो भी काफ़ी समझदार हैं, इनको भी कुछ न कुछ उस फीडबैक मिला, उनको भी कुछ न कुछ फीडबैक मिला होगा और हमको लगता है वो भी विभाग के इंजीनियर की कम सुन करके यह लोगों की संवेदनाओं को सुनेंगे और समझेंगे, तब हमको हो सकता है। देखिए, इंजीनियर्स के ऊपर अगर आप केवल रहिएगा, उनका अपना मकसद है, उनका अपना ये है, और हर चीज़ का इंजीनियरिंग कैन नॉट बी अ सोल्यूशन। कोसी जैसे नदी की विभीषिका के लिए इंजीनियरिंग कैन नॉट बी अ सोल्यूशन। अगर आपको बिहार में बाढ़ रोकना है तो केवल एक काम कीजिए ना, आप नेपाल में एफॉरेस्टेशन करवाइए किसी तरह से, एरियल सीडिंग करके या जैसे हो, दैट इज द ओनली वे आउट। हमको पानी से उतना हमारा समस्या नहीं है। पानी में जब सिल्ट मिल जाता है तो पानी का कटिंग पावर कई गुना एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है, मोमेंटम बढ़ जाता है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो सिल्ट कम आए पानी में। और एक और है, एक स्ट्रेटजिक बहुत बड़ा समस्या है जिसको कि अब हम लोग को वो दिख रहा है, जब बनाया गया था तब नहीं दिखा था। कोसी नदी पे एक बराज है, बराज नेपाल में है। नेपाल आज के डेट में हम नेपाल को अपना मित्र देश नहीं मान सकते, जिस तरह पहले था उस तरह का नहीं मान सकते हैं। दूसरा, नेपाल में माओवादी और उग्रवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो प्रचंड की एक बार सरकार भी बनी थी नेपाल में, जो उग्रवादियों माओवादियों की सरकार थी और चीन से उनके अच्छे संबंध थे। अगर भारत के 10 लाख पॉपुलेशन को जलमग्न करना है तो चीन को 1 से 1.5 मिनट लगेगा। एक मिसाइल वहाँ से छोड़ेगा और कोसी के बैराज में अगर लग गया तो आप समझ नहीं सकते कि कितनी बड़ी विभीषिका आएगी, लाखों लोग मारे जाएंगे। साथ में नेपाल में भी तो उग्रवादी लोग हैं, अगर डायनामाइट लगा करके उड़ा दिए तो हम भारत में कंट्रोल कर सकते हैं, नेपाल में हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरा, कभी कभी जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट होता है उससे भी दिक्कत हो सकता है, अचानक बाढ़ आता है। समय भी नहीं है, क्योंकि जो बैराज जो है, राज बैराज जो बना हुआ है वो सीधे बिहार के उस बॉर्डर के उस पार ही है। जरा सा भी समय नहीं बचेगा कि भाई पानी जो है वो। तो ये बड़ा अच्छा डिस्कशन आपने बताया कि किस तरीके से, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो नेचर का जो ब्रूट फोर्स है उसको आप जितना रिस्ट्रेन करने की कोशिश कीजिएगा वो फोर्स और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। सही। देखिए, समस्याओं को अगर हम आज नहीं टैकल करेंगे, एक्चुअली में बाढ़ में क्या हो रहा है कि हम लोग समस्याओं को आगे के लिए टाल रहे हैं। अगला जनरेशन उसको और ज़्यादा फोर्स के साथ फील करेगा। क्यों ना हम लोग आज ही सोच लें, समझ लें और एक कंस्ट्रक्टिव वे में मिल करके, अगर सरकार अभी भी काम करती है
तो बाढ़ हमारे लिए समस्या नहीं है। बाढ़ दिल्ली, पटना, दरभंगा शहरों में जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने कभी पानी देखा नहीं, जिनको तैरने भी नहीं आता है, उनके लिए समस्या है। हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। बाढ़ तो हमारे लिए वरदान है। हमारे खेती के लिए एक नंबर एलिजिबल सॉइल लाता है, और इसी सॉइल के लिए, इसी मिट्टी के लिए जितने भी भारत के ऊपर आक्रमण हुए थे, वो सब इसी गंगा जमुना दोआब एरिया में जो खेती होती थी और जो हमारा एलिजिबल सॉइल था प्लेन्स में, इसी के लिए तो पूरा का पूरा लड़ाई होता था। सोने की चिड़िया ऐसी मिट्टी की वजह से बनी थी, इसी मिट्टी की वजह से बनी। मिट्टी की वजह से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कैसे बाढ़ कोई अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। और ये भी हमें समझ में आया कि नदियों को उसके ओरिजिनल शेप और साइज और उनके जो निर्जल जिस तरीके से वो बहती है उसको बहने देना चाहिए। उसके अनुसार ही हमें अपना जो रख रखाव का प्लान जो है वो बनाना चाहिए। अधिकारियों के ऊपर छोड़ेंगे तो वो नोचने खसोटने का प्लान बनाएंगे, भ्रष्टाचार को फैलाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।